नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो के वीकली एडिशन में जिसमें सर्वेंद्र श्रीवास्तव के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए चार्ट के हिसाब से मार्केट क्या कहानी कह रहा है। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में काफी उथल पुथल हुई, चाहे वो भारत का हो चाहे यूएस का हो। यूएस में तो खास तौर पे थर्सडे का सेशन काफी खतरनाक था कि एक समय ऊपर था, एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन बाद में बाजार जिसको हिंदी में कहते हैं ना, औंधे मुंह गिरा, बुरी तरीके से टूटा वहां का बाजार। भारतीय बाजारों में शुक्रवार को लगभग वैसी ही कहानी हुई कि एक समय अच्छा चल रहा था, लेकिन ऊपर से फिर वो फिजल आउट हुआ और उसमें एक बड़ा विलन बन के आया डॉलर एंड रुपया। तो उस पर भी आज बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे यूएस मार्केट में क्या तस्वीर बन रही है। तो सर्वे जी, पहले तो एक सिंपल सी विवेचना करिए कि ये क्या हुआ अगले लास्ट वीक में जो पूरा खेल चल रहा था वो क्या था। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बहुत क्रूशल जगहों पे आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी आके पड़े हुए हैं। हमने गए हफ्ते में डाउ का चार्ट देखा, बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलओसी के आसपास आके अटक रहा है और वहीं से लास्ट 2-3 हफ्तों में सेलिंग भी आ रही है। तो बिल्कुल कोई ना कोई लंबी अवधि के दायरों में उन संकेतिक चिन्हों पे आई थिंक वहां पे डेफिनेटली लोग देख रहे हैं उनमें, और उनमें सेलिंग है वहां पे उस एरियाज में। डेफिनेटली बेयर्स बहुत एग्रेसिवली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा ही मान के चलना पड़ेगा जब तक उनका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो लग तो नहीं रहा है मोमेंटम और वॉल्यूम सेटअप्स देख के कि ब्रेकआउट के चांसेस कोई बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए 10% हमेशा अमूमन कहीं से कुछ भी होने की संभावना रहती है, बट 80-90% अब लगता नहीं है कि यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा अब अपसाइड बची है। तो ये तो डाउ के चार्ट से गए हफ्ते में बहुत क्लियरली आ गया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पॉडकास्ट को भी देखें, और जो भी चार्ट्स इस पॉडकास्ट में आ रहे हैं उनको उनको देखें कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी क्या क्या उनके बारे में बोला हुआ है। तो यहाँ क्लियर कट देखिए एक 8% की गिरावट। देखिए 24,000 वाला नेस्डैक कुछ एक 22,000 आया। डाउ भी ऊपर में आप देखिए 48,500 वाला डाउ नीचे में 46,000 तक बिक गया। तो ऊपर से तकरीबन आप देखिए डाउ में तकरीबन एक 5% आपको दिखेगा, एक 5-5.25% की गिरावट। और नेस्डैक में वो तकरीबन 24,000 वाला 22,000, वो एक तकरीबन तकरीबन 8% की गिरावट आपको वहां दिखेगी। तो और अगर आप उनके मिड कैप इंडाइसेस को भी देखेंगे तो वहां ऑलरेडी दिखने लगा है कि ट्रैक्शन थोड़ा सा जो है अब नहीं बचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 7 महीने चलने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में 7 महीने चलने के बाद ग्लोबल मार्केट्स, मुझे लगता है कि यूएस के इंडाइसेस में जो मेन इंडाइसेस उसके हैं, डाउ, एसएनपी, नैस्डैक और रसल, इनमें मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली मंथली क्लोजेस नेगेटिव आने की पूरी संभावनाएं हैं। 5 दिन और रह जाएंगे अगले हफ्ते के, बट आई थिंक जिस तरह से ये सेटअप बन गए हैं, मंथली नेगेटिव क्लोजेस आ जाएंगे 8वें महीने में, जो अपने आप में एक कॉमा का भी काम कर सकता है और पूर्ण विराम का भी काम कर सकता है। तो आई थिंक दोनों ही चीजें हो सकती हैं। एक 9 से 12 महीने की अवधि के टॉप्स मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स में लग रहे हैं। इसके पहले हफ्ते में हम ACWI ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स भी लेके आए थे, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। वहां पे भी यही संकेत आ रहे हैं कि मंथली क्लोजेस जो हैं 8वें महीने में नेगेटिव आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और वो लगने के बाद मुझे लगता है कि अगर एक पूर्व विराम नहीं लग रहा तो कम से कम एक फुल स्टॉप नहीं लग रहा तो कॉमा लग जाएगा, और 9-12 महीने फिर बाजार जो है फिसल सकते हैं नीचे। और विंडो कितनी निकल के आ रही है 9-12 महीने के बाद, करेक्शन की जो टाइमलाइन के बाद जो विंडो निकल के आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन तकरीबन 20% करेक्शन उन सारे इंडाइसेस में आ सकते हैं। ओके, तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीक या 10-15 दिनों में पीटर थील ने या माइकल बरी ने या सॉफ्ट बैंक ने टेक स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी या तो कम करी है या फंडी बेच दिया अपना उन्होंने, क्योंकि उनको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इतने जी, बड़े लोग अगर कुछ कर रहे हैं तब तो कुछ ना कुछ बात हमें समझनी चाहिए कि कुछ तो खेल है यहाँ पे। तो ये आपके सामने नेस्डैक का चार्ट है, क्योंकि जी। टेक है, टेक इंडेक्स ही है ये। और सारा जो दारोमदार है वो टॉप 7 कंपनीज पे, जिसको मैग्निफिसेंट 7, सुपर 7 या जो भी कह लें आप। क्या कह रहा है नेस्डैक? देखिए नैस्डैक का पैटर्न तकरीबन तकरीबन वही रिपीट है जो सेंसेक्स ने 2008 में किया था। जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं 2008 सीधा आने वाला है, बट पैटर्न सिमिलर बने हुए हैं। तो सेंसेक्स ने भी अगर आप देखेंगे तो, और ये पैटर्न बहुत रिपीट होता है टॉप पे जाके। इसको एक हम बड़ा एक एंडिंग पैटर्न बोलते हैं। जब हम वेव एनालिसिस करते हैं, लेट वेव्स करते हैं, तो वो 2008 में भी सेंसेक्स में भी बना था, बहुत सारी जगहों में तब भी बना था।
कोविड के हाई पे भी बना था और ये वापस अब दोबारा रिपीट हो रहा है। इस पैटर्न में आप देखिए, जो ऊपर लाल वाली एलओसी है, इसका ब्रेकआउट हुआ, एक नैरोइंग पैटर्न है, लाल वाले एलओसी का ब्रेकआउट हुआ, इसको हम एक थ्रोवर बोलते हैं, जिसमें कि आप ये भी बोल सकते हैं इट्स अ बुल ट्रैप। बुल्स हैव बीन ट्रैप्ड, ऐसा सेटअप अब यहाँ बन रहे हैं। वो मैंने उसको वो जो ग्रे सर्कल से मैंने उसको जो है हाईलाइट किया हुआ है एक डार्क ग्रे सर्कल से, कि भाई यहाँ पे आपको एक संकेत ये मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट करके एकदम से फेल हो गया है। और अगर 21,800 के नीचे आ गया, जो कि पैटर्न के अंदर री एंट्री जिसको बोलते हैं, अगर ये पैटर्न के अंदर इसने री एंट्री मार दी, 21,800 का ब्रेकडाउन हो गया नेक्स्ट हफ्ते में, तो आप मान के चलिए कि देखिए नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू एलओसी, जो बुल्स की टेरिटरी है, वो तकरीबन आपको इस समय 17,800 18,000 के आसपास दिखेगी। मुझे लगता है वो तो चैलेंज हो ही जाएगी, और गलती से खुदा ना खास्ता अगर वो टूट गया, भगवान ना करे, तो फिर उसके बाद आपको और बड़ी गिरावट भी दिखने को मिल सकती है। बट यहां से क्लियर कट मुझे नैस्डैक में ऐसा लग रहा है कि 21,800 टूटते ही 17,800 18,000 के दायरे यहाँ पे खुल जाएंगे। ऑलरेडी 8% घट चुका है, और वहां से भी मुझे लगता है कि और एक 10-12% और घट सकता है। तो देखिए, विंडो और टाइमलाइन वही आ गई जो हमने 2 हफ्ते पहले बोला था कि एसीडब्ल्यूआई में ओवरऑल 20 से 25% की गिरावट होती हुई दिखने, उस तरह के विंडोज ओपन हो गए हैं और उस तरह की गिरावट आ सकती है। सेम चीज अब नैस्डैक में भी दिखने लगी है कि अब वो रिस्क एक 25% वाला 8% ऑलरेडी हो गया है, और रिमेनिंग 17-18% करेक्शन और यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। ऐसा क्लियर कट सेटअप मुझे दिख रहा है। अगर ये मंथली क्लोजेस नेगेटिव आ गए, जो कि लग रहे हैं आ जाएंगे, तो यहाँ पे यूएस मार्केट में एक 20 से 25% की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड सारे इंडाइसेस में दिख रही है। हमें ध्यान है, जब हम लोगों ने पिछली बार ऑल कंट्री इंडेक्स दिखाया था, तो उसमें ये बात एकदम साफ दिख रही थी, और ऐसा ही चैनल उसमें बना था। और इसमें भी जो आखिरी रेड कैंडल है, वो बहुत बड़ा फॉल है, ब्रेकआउट फेल हुआ ये भी कहा जा सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 21,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 21,800 बहुत पास में ही है। आज हम 22,190 ट्रेड हो रहे हैं। 21,800 यहाँ से 300 पॉइंट नीचे जाके अगर बंद कर लिया इसने वीकली में, देखिए अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीकली कैंडल भी मिल जाएगा और मंथली क्लोजेस भी मिल जाएंगे। और लोगों को ये बता दूं कि यूएस मार्केट्स के अंदर नेचर है कि वो अक्टूबर नवंबर वाले पीरियड में अगर टॉप आउट होना होता है तो हो जाते हैं। तो यूएस मार्केट 2008 में टॉप आउट नहीं हुआ था, 2007 में टॉप आउट हो गया था, ऑड ईयर में। क्यों? उसका कारण यही है कि यूएस का जो ईयरली क्लोज है, जो उनका ईयरली सेटलमेंट है, जो उनका फाइनेंशियल ईयर है, वो दिसंबर 31 को खत्म हो जाता है। 15 तारीख को वो लोग 15 से पहले कहीं वो क्रिसमस हॉलीडेज पे निकल जाते हैं, और पैसा लेने के लिए फंड में, अगर जहां पे उनको साल के जो बोनसेस मिलते हैं, उसके लिए उनको प्रॉफिट तो बुक करना पड़ता है ना। बिना प्रॉफिट बुक किए हुए पोजीशन पे ईयरली बोनस नहीं मिलते। तो टुवर्ड्स नवंबर एंड से ही वो लोग चालू हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से नवंबर से चालू होके दिसंबर मिड तक वहां पे सेलिंग रहती है, प्रॉफिट टेकिंग रहती है। तो जब इतना शानदार मार्केट चला हुआ है, तो ये जो मंथली कैंडल आपको ये जता रहा है 8 महीने से चल के, कि अब ये जो है ईयरली बोनस लेने के लिए फंड मैनेजर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और साल की एंड में फिर 31 तारीख को या जब भी उनको पैसे मिलने हैं तो मिलेंगे। फिर जनवरी से उनकी नई बुक चालू होती है, तो जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से उनकी नई बुक चालू होगी। बट तब तक मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना बढ़िया शानदार मूव देके खड़ा है, सबको प्रॉफिट है, और प्रूफ ऑन द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो अगर आपने वो केक खाया ही नहीं तो किताब में रखा तो मतलब नहीं है। तो वहां के सब फंड मैनेजर मजे हुए हैं, और देखिए माइकल बरी साहब भी पैसा लेके चले गए, सब लोग टाइमली पैसा अपना लेके जा रहे हैं। ये जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो सारा अपना पैसा बुक करके, प्रॉफिट बुक करके साइड हट रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा वहां पे बड़े टॉप्स अक्टूबर नवंबर में देखेंगे, मिलेंगे। आप जाके देखिए यूएस के चार्ट्स, आपको अक्टूबर नवंबर में बड़े टॉप्स दिखेंगे वहां। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किसी ने किया एनवीडिया के रिजल्ट के बाद जी, कि एनवीडिया का जो कैश जनरेशन है वो कम है, रिसीवेबल्स तो बहुत है, कैश जनरेशन नहीं। बल्कि उसमें तो ये भी आरोप लगाया गया कि ये सारी बड़ी वाली कंपनियां आपस में सर्कुलर कर रही, तुम उनको ऑर्डर दो, तुम उनको ऑर्डर दो, सब एक दूसरे को ऑर्डर, एक माहौल जनरेट कर रहे हैं। उसकी वजह से ये आपने पढ़ा होगा कि आजकल बहुत चल रहा है ये कई दिनों से। तो उसमें बाकायदा एनवीडिया रिजल्ट के बाद एनालिसिस भी लिखा गया कि एक्चुअली उतना प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं जितना वो दिखा रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस का विषय है। अब ये आया रसेल 2000, जो वहां का छोटू इंडेक्स है, स्मॉल कैप, इसमें क्या माना जाए, ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप? नहीं, बॉटम से तो बहुत दूर है सर, बॉटम से तो बहुत दूर है। जो अच्छे बॉटम्स या अच्छे स्विंग लोज बने हैं वो सारे 1650 1750 की रेंज में
अभी ये इंडेक्स आपका चल रहा है तकरीबन 2300 के आसपास। आज तो थोड़ा पुल बैक ही है सब जगह, आज तो मार्केट्स में थोड़ा वहां पुल बैक है, तो लाइव रीडिंग्स मैंने नहीं देखी, बट 2330 2340 चल रहा होगा। तो थॉट देखिए यहाँ पे ये है, मैं सबको जो समझा रहा हूँ, जो मैंने ये एक एनालिसिस गए पॉडकास्ट में भी शेयर किया है, लोग पीछे जाके सुन सकते हैं, कि मेन जो हाइज बने थे, एक सांकेतिक जो हाइज बने थे जहां से बहुत सारे स्टॉक्स चलना बंद कर चुके हैं, वो था यूक्रेन हाई अक्टूबर नवंबर 2021। तो ये जो पहला एरो आपको रेड वाला दिख रहा है वहां पे, वो वही दर्शा रहा है कि वो 2021 का जो हाई था, उसके बाद से रसल 2000 मिड कैप्स ने, वहां पे स्मॉल कैप्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। सारे के सारे हाइज वही 2460-70 के एरियाज में ही है। हल्का सा एक टिक थोड़ा बाहर निकला था, बट वो वापस उसी ऑरेंज लाइन के अंदर आ गया, और इसको आप एक ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, और सब्सटेंशियली लॉन्ग एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहा है 2021, उसके बाद 2024 का पहला वाला है जो अक्टूबर वाला था, और अब 2025 में जाके जो हम वापस अक्टूबर नवंबर में हाई मार रहे हैं। तो देखिए 2024 वाला भी वही टुवर्ड द सेकेंड हाफ यूएस में वो हाई आया था, और अब ये तीसरा हाई उसी एरिया में लग रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अब ये 2450-2500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, और धीमे धीमे मोर टुवर्ड 1750-1650 की तरफ सरकेगा। तो बात देखिए फिर यहाँ पे भी वही टाइमलाइन आ गई कि यहाँ पे भी आपको एक, अब तो यहाँ ज्यादा बड़ा आपको फॉल दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ, क्योंकि हाई बीटा है, यहाँ तकरीबन 31% की गिरावट मुझे लग रहा है दिख जाएगी। तो 2450 वाला इंडेक्स अगर 1650 हो गया, तो आप देखिए तकरीबन तकरीबन 30% से भी ज्यादा का एक यहाँ पे रिस्क दिख रहा है। तो ये आपको ये भी बता रहा है कि हाई बीटा में फॉल ज्यादा आएगी। हाई बीटा जो स्मॉल कैप मिड कैप वाला जो जोन है, जो बास्केट है, वहां पे ज्यादा फॉल्स आ सकती हैं। तो यहाँ मुझे 30 से 35% की गिरावट भी आती हुई नेक्स्ट 6 से 9-12 महीने में रसल 2000 में दिख रही है। वो रिस्क डेफिनेटली यहाँ पे खड़ा हुआ एकदम आपके, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि स्टेयरिंग एट यू, वो रिस्क आपको देख रहा है। अब जितनी जल्दी आप उस चीज को समझें उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा मुझे लगता है ड्राई पाउडर कैश यूएस में भी, अगर लोग जो आपके जो श्रोता सुन रहे हो, दर्शक जो सुन रहे हो, आई थिंक ड्राई पाउडर, जो मैं हमेशा से 2024-25 से बोल रहा हूँ कि थोड़ा ड्राई पाउडर रखेंगे 30-40-50% ना, तो आपका आगे बहुत काम आएगा। तो आई थिंक 20-30% ड्राई पाउडर बना के रखना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पे। एक अंकित पटेल है, ओहायो से बहुत सुनते हैं आपको, वो जरूर इसको जी देख के सुनेंगे कि सर्वेंद्र कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, निफ्टी में अपने आते हैं भारतीय बाजारों में, यार जी ये 26,000 जो है ना, एक जिसको कहते हैं जिंक्स है, वो स्पेशल 26 वाला केस हो गया, पार ही नहीं करता, और जैसे ही पार करता है सब आ जाते हैं एकदम गिद गिद रहा है, उसको गिरा देते हैं। ये कई बार से हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्या वो एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन गया क्या 26,100 26,200 के आसपास? नहीं, 26,300 तो वैसे ही 26,300, वो 26 जो हमने हाई मारा था निफ्टी में, जो हमने 2024 का अक्टूबर वाला सितंबर वाला जो हमने हाई मारा हुआ है, वो आपका आई थिंक 26,300 के आसपास, 26,277 टू बी प्रिसाइज। तो ये 26,300 वाला तो देखिए, जैसे भी आपने पिछला वाला हाई देखा रसल का, रसल ने भी 2021 के हाई के बाद बहुत ज्यादा चला नहीं है, तो वो 3 साल से काइंड ऑफ सप्लाई जोन में है। और यहाँ आप देखिए कि अब आप 12वें महीने में, 12वें-13वें महीने में है, आप 26,300 के लेवल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक डेफिनेटली सप्लाई जोन तो बना ही रहेगा। 26,300 26,500 में एक राउंड फिगर दे देता हूं, जो मैं हमेशा से दे रहा हूं पॉडकास्ट पे। उन एरियाज के आसपास सेलिंग तो रहेगी। मुझे उन एरियाज के आसपास टारगेट लग रहे थे कि फटाफट आएंगे, बट अब ये छठा हफ्ता है ब्रेकआउट का। दिवाली एलओसी से, जो ऑरेंज वाले एलओसी से आप निकले थे, अब ये छठा हफ्ता भी आज बंद हो गया, और आप बहुत ज्यादा 26,500 के टारगेट्स के आसपास नहीं पहुंच पाए जो मेरे थे। तो मुझे निराशा तो डेफिनेटली है कि उस ब्रेकआउट से भी। तो अब तो टाइम भी पूरा हो गया है। तो गए हफ्ते में हमने क्या बोला था, इस हफ्ते में हम प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे। तो आप देखिए, आपको इस हफ्ते में 26,200-300 के आसपास आपको लेवल्स मिले हैं। जिन्होंने सुना होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक करके बैठे होंगे, ड्राई पाउडर बना के बैठे होंगे। और अगले हफ्ते, इस हफ्ते में सोचा था बट सिग्नल अभी उतने दिख नहीं रहे, तो आई थिंक मंडे ट्यूसडे में अगर शॉर्ट के ट्रेड्स आएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी आ जाएंगे। वो हम अगले हफ्ते में आई थिंक, अगले हफ्ते आपको मंथली क्लोजेस भी मिल जाएंगे पूरे ग्लोबल मार्केट्स के। ACWI में पैटर्न्स क्या बन रहे हैं वो मैं जरूर देखना चाहूंगा मंथली में। अपना भी मंथली में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। आज का वीकली क्लोज तो मुझे पसंद नहीं आया बैंक निफ्टी का, एक स्लाइटली हल्का सा कैंडल में एग्जॉशन का जो है रुझान मिला है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स में मुझे लग रहा है अपने बाजार में भी कि ब्रेकआउट्स में मजा नहीं आया है। जो मैंने लास्ट हफ्ते भी बोला था, छठा हफ्ता है, टारगेट्स नहीं आए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, विच मीन्स मार्केट इज लैकिंग मोमेंटम, और ऊपर में सेलिंग तो है ही। ये सारा जब मैं समीकरण करता हूं तो मुझे
यही लगता है कि ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ड्राई पाउडर बना के बैठिए और शॉर्ट करने का मौका आए। और ये केवल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, हर आदमी के लिए शॉर्टिंग सही चीज नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल ये चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि सब लोगों के लिए शॉर्ट सब लोग पचा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा, आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा हाई होगा, आप एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो ये आप शॉर्ट्स करेंगे। अन्यथा आप अगर एक पैसिव या मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो आप ड्राई पाउडर बना के भी बैठे तो भी आपका काम, मेरे ख्याल से यू हैव डन जस्टिस टू योर बुक और योर पोर्टफोलियो। तो थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रखें, और जो कर सकते हैं शॉर्ट, वो अगले हफ्ते अगर ट्रेड आया तो आई थिंक शॉर्ट भी करना चाहिए। अगले हफ्ते आया तो शॉर्ट करना चाहिए। और ये निफ्टी स्मॉल कैप का 100 आपने क्यों लिया? वो तो लोग जनरली 250 वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे थॉट यही था, फ्लेवर आ रहा है, और देखिए वो 250 स्टॉक लेते तो लोग हैं, लेकिन वो नीचे की बास्केट जो 150 होती है उसमें कितनी लिक्विडिटी होती है। अभी अगर आपने देखा हो कि काफी सारे मिड कैप स्टॉक जो गिर रहे हैं, अभी किसी स्टॉक का कहीं मैंने देखा था कि 8 लाख शेयर में 12-15% गिर गया, ट्रेडिंग 20% गिर गया। जिस स्टॉक में 4-5 लाख शेयर ट्रेड होंगे वो बिना वॉल्यूम के भी गिर सकता है। तो लोग ये समझना बहुत जरूरी है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में जो किसी इंडेक्स में नहीं है उनके बारे में, तो उनमें एक्सचेंज का फिल्टर क्या है? पहला -20, -20, -10, -10, उसके बाद -5, ये सर्किट की लिमिट्स होती हैं, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इसमें ये गणित समझना बहुत जरूरी है, और जो हम तो अपनी लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं। मिड कैप्स में एग्जिट इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बिना वॉल्यूम के लोअर सर्किट लगे रहते हैं। तो चाहे आप 2004 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, या आई थिंक 12-13 का भी जो मिड कैप 2011, 12, 13, 14 में जो मिड कैप में क्राइसिस चला, उनके बेयर मार्केट चले, उनमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने बैक टू बैक 4 दिन लोअर सर्किट लगा दिए। तो 100 रुपए की चीज अगर बैक टू बैक -20, -20, -10, -10 कर देती है तो 48 रुपए आपके चले जाते हैं 4 दिन में। लोग इस चीज को समझते नहीं है। मिड कैप में एग्जिट भी नहीं मिलता है कई बार, और अगर आप एक गलत फेज में फंस गए तो आप 4 दिन में 48 रुपए खो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, और ये बाजार का सिस्टम है। आज तक अगर एनएससी को लगता कि रिस्क नहीं है तो क्या ये सिस्टम चेंज हो गया है? नहीं, ऊपर में भी यही है, नीचे में भी यही है। ऊपर भी जाएगा स्टॉक, अगर इंडेक्स का पार्ट नहीं है तो +20, +20, +10, +10 एंड देन +5 ऐसा चलेगा। एक अमूमन ज्यादातर स्टॉक्स में यही होता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो सर्वेलेंस में वो 5% अप और डाउन में ही चलते हैं, बट ब्रॉडली ये है। तो आप ये समझ के चलिए कि कोई भी मैंने आज तक कभी 48% 4 दिन में चलते तो नहीं देखा है, वेरी रेयर। बट मैंने 48% 4 दिन में गिरते तो कई बार देखा है। 2004 में हुआ, 2008 में हुआ और कोविड में हुआ। ये 3 बड़े इंस्टेंस तो दिख रहे हैं जहां मिड कैप स्टॉक धड़ाधड़ गिरे हैं और सर्किटों में गिरे हैं और अपनी वैल्यू लूज की है, और एक नहीं, अनगिनत स्टॉक्स। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये लोगों को खाली एक सिस्टम समझा रहा हूं कि ये एक्सचेंज का एक मॉड्यूल है, एक सिस्टम है, कि बाजार गिरेगा तो उसको रोकना पड़ता है। सर्किट फिल्टर्स उनको बोलते हैं। तो वो लगेंगे, और वो लग के वो उस दिन के लिए तो रुकेगा, लेकिन फिर अगले दिन फिर खुल के फिर लग जाएगा नीचे, और ये कई बार हो चुका है। तो उस चीज से बचें, तो राइट टाइम पे एग्जिट भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बहुत सारा पैसा मिड कैप्स में फंस सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, जहां लिक्विडिटी नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां लिक्विडिटी नहीं है जिन स्टॉक्स में। करेक्ट। अच्छा, ये जो डॉलर और रुपी में आज मतलब शुक्रवार को जो कांड हुआ है, अचानक से ये इतना कमजोर हुआ है, कुछ खबर पता लगी क्या? किसने बेचा है, क्या हुआ इतना? सर आपको तो मालूम है, मैं खबरों पे बिलीव, मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने मैक्रो डेटा और खबरें देखना छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको प्योर टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो आपको न्यूज फ्लो नहीं देखना है। कारण यही है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही ये है कि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। तो हमारा पैटर्न पहले बन जाएगा, न्यूज बाद में आएगा। तो अगर मैं वो न्यूज पढ़ने बैठ गया, टॉप पे तो सारी न्यूज बुलिश रहती है, बॉटम पे सारी न्यूज बेरिश रहती है। अगर मैं न्यूज पढ़ूंगा और डेटा पढ़ूंगा तो शायद मैं टॉप बॉटम पे गलत कॉन्ट्रेरियन ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। मतलब उसके आसपास, ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम टॉप एकदम बॉटम, बट टॉप बॉटम के जोन्स के आसपास, टॉप के जोन्स के आसपास न्यूज हमेशा बहुत अच्छी रहती है, बुलिश रहती है, कभी भी कमेंट्री खराब नहीं होती। और एंड वाइसा वर्सा, एक पैनिक के समय होता है तो आपको हेडलाइंस सारी खराब दिखेंगी। उस समय हिम्मत होनी चाहिए कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेने के लिए। तो कोविड में हमने जब आपके चैनल पे ही, पिछले चैनल पे लॉन्ग ट्रेड डाला था, तब कितने लोग कोविड के बॉटम पे लॉन्ग ट्रेड बोल रहे थे। तो 82, 8500 से लेके 75 तक हमने खाली बोला कि अब ये बाइंग का जोन है। एंड वाइसा वर्सा, जब कोविड के टॉप के पहले 20,000, 18,000 पे बोला करते थे, 12,000 पे बोला करते थे कि अब ये बेचने का जोन है, तब लोग नहीं सुनते थे। तो यू फॉर बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन बोथ साइड्स यू हैव टू टेक दैट ट्रेड। तो आपको उस समय न्यूज फ्लो नहीं सुनना है, ठीक है। और किसी एनालिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके सारे ट्रेड सुनने, जब उसका स्टॉप लॉस हुआ है
किसी लेवल पे गलत गए तो वहां से आपको एग्जिट भी मारना है, खाली एक ही व्यू को लेके नहीं बैठ सकते कि कहाँ पे क्या बोला था। सो यू हैव टू हैव अ ओवरऑल कंप्लीट व्यू कि आपने उसके सारे ट्रेड लिए होने चाहिए। इस तो कहने राउंड का में मतलब ये, डॉलर इस राउंड में जी डॉलर जो है 90 पार कर जाएगा। सर, हम तो आई थिंक अगर आपको याद हो 84, 83, 84 से बोल रहे हैं कि 89, 91 ये हमारे टारगेट है। अब तो वो आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी मोमेंटम में जिस तरह से आज स्पाइक मार के भागा है, लग तो नहीं रहा कि ये 90, 91 पे भी रुकने के लिए भागा है। देखिए, आप इनिशियली जब आप कोई एक व्यू बना के चलते हैं तो आप एक कंजर्वेटिव व्यू लेके चलते हैं जितना बिलीवेबल होता है उस समय। अगर मैं 83 पे आपको बोलूं कि 100 हो जाएगा तो कितने लोग बिलीव करेंगे, लेकिन 91, 92 पे बोलूंगा 100 हो जाएगा तो लोग बिलीव करेंगे। तो व्यू भी ऐसा देना है जो थोड़ा बिलीवेबल हो उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि 83, 84 पे बोलते थे 89, 91 आएगा। अब जिस तरह से 90, 91 के पास पहुंच रहा है, लग नहीं रहा है कि कोई भी इसमें वीकनेस है चार्ट में। और मोमेंटम जिस तरह से आज पकड़ा है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि 90, 91 पे रुकेगा। बट फिलहाल मैं अभी वही टारगेट लेके चलता हूँ 91, 92 के। वहां पे एक बार डेफिनेटली इसको रिविजिट करेंगे। बट आज के मूव से तो मुझे डर ही लगा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो कि ये थोड़ा और हायर टारगेट्स की तरफ भागे। बट 92 पे, 91, 92 पे वो सोचेंगे। फिलहाल मेरे टारगेट्स आ रहे हैं तो वही सोचेंगे कि भाई चलो 9 महीने 10 महीने पहले जो टारगेट्स दिए तो वो आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करो। जिन लोग ने वो ट्रेड्स लिए हैं, पहले तो थॉट ये रहेगा कि वहां पे प्रॉफिट्स बुक करो। जी पता है आपके चक्कर में एक दिन ने हमसे कहा कि डॉलर, आप तो कह रहे थे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे आसपास कोई कागज पेन है क्या? जी तो पता है उसने जो भी मन में सोचा, हमने कहा उसमें लिखो तुरंत कि डॉलर जो है 90 का हो जाएगा वेरी सून। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो, आप तो 90 पे ही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट ही हो। मैं तो कह रहा हूँ आप जी रुको 2 साल, ये 100 रुपए में बिकेगा। आप कॉमन सेंस लगाइए कि आजादी के बाद से टिल डेट हर साल 4% आपकी करेंसी डिवेल्यू होती है। जी उसमें हमारी कोई जरूरत नहीं ना, अपनी सुनो, आप डेटा उठा के जी देख लो। अगर दो जी साल नहीं हुआ तो तीसरे साल वो 10% कमजोर होगा। कॉमन सेंसिकल जी चीज है, इसलिए जी इसमें किसी को बहस नहीं करनी चाहिए। आपकी करेंसी पिछले कुछ समय से स्टेबल रही है, या आरबीआई ने इंटरवेंशन किया होगा, नहीं किया होगा, वो नहीं गया है। तो अगर वो आपने उसको रोक रखा है तो वो जाएगा ही जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि ये 90 आराम से तोड़ेगा, इसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अर्थशास्त्र को समझते हैं तो वीक करेंसी आप रखेंगे तब आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप जी एक्सपोर्ट भी चाहते हैं $5 बिलियन का हो, करेंसी भी स्ट्रांग हो, जीडीपी भी बहुत बढ़िया हो, मार्केट भी एकदम लाइफ हाई पे चले, सब एक साथ नहीं चलेंगे। इसलिए करेंसी वीक होना अच्छी बात है। मैंने इसलिए उनसे ऐसे ही बोल दिया थी, कहीं कागज में लिख के रख लेना कि 90 रुपए में हो जाएगा बहुत जल्दी। तो एनीवे खैर, अब ये डॉलर रुपी तो 90 की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी पांचों चार्ट हमने देखे हैं, डॉलर रुपी देखा, स्मॉल कैप निफ्टी, नेस्डैक, और वहां का स्मॉल कैप, ये सारे कुछ हमने देखे हैं। पता है आपके बारे में लोग कहते हैं सरवेन जी जब आते हैं ना, कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जो मार्केट में हो जाती है कुछ दिन बाद। मतलब वो ये देखिए, ये तो चार्ट देख के जो लगता है वो बोल देते हैं 70, 80। अगर 70% भी सही गए, जो कि मैं कहता हूं कि 70% भी आप सही गए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से, तो आपका काम हो जाता है। 20% 25% तो कोई भी गलत जाएगा आई थिंक। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े एनालिस्ट या इन्वेस्टर का या ट्रेडर का आप डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 20-30% तो गलत जाते ही हैं। तो हमने भी कभी ये नहीं कवायद की कि नहीं हम जो बोलेंगे वही हमेशा होगा। बट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेंटेन करेंगे, 70 टाइम्स आप 60-70 टाइम्स आप सही जाएंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड करेंगे, तो एंड ऑफ द डे आपके पैसे बनेंगे। गलत तो हम भी कई बार गए हैं पिछले 4-5 सालों में, जहां लगा है कि ये हाई बन गया है लेकिन वो हाई बाद में निकला है करेक्शन करने के बाद। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। वो सब कर करके हम 25 साल से हम उसमें एकदम रम चुके हैं, और हमारे लिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बट हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सौदा काट के दूसरे तरफ का सौदा करने की भी ताकत रखते हैं। सो अभी हम यहाँ मंदी बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी कारण से लॉन्ग टर्म एलओसीज के ब्रेकआउट हो गए तो दोबारा हम भी तेजी करेंगे। बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आज की डेट में मुझे लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी 10-20% से ज्यादा नहीं है कि हमें वो ट्रेड करना पड़ जाए। तो करेंगे तो वही जो 70-80% लग रहा है, और वो ये लग रहा है कि 20 से 25% की करेक्शन विंडो ग्लोबल मार्केट्स की खुल गई है। मंथली क्लोज में वो थोड़ा, मंथली जब क्लोजेस आएंगे उस समय हम थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। देखिए आज भी बुल्स और बेयर्स की फाइट चल रही है। आज बात करते करते शो चालू करते समय डाउ 300 पॉइंट ऊपर था, अभी डाउ 650 पॉइंट ऊपर है। तो ये रोज की वटगत तो चलती रहेगी, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इससे डरना समय नहीं है। मेरी एक कॉन्ट्रा कॉल है,
आप जी चार्ट देखते हो, मैं चार्ट तो समझता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 20-30% की जो आप कह रहे हो ग्लोबल मार्केट करेक्शन की बात, वो उससे पहले एक बार बहुत बढ़िया वाली फोमो वाली तेजी होके रहेगी। मतलब कैसे ओके माला पहनाओगे आप जब तक वो फोमो नहीं कराओगे? अभी तो हर आदमी जी सचेत है, हर आदमी अलर्ट है। जिससे बात करो वो माइकल बरी की बात करने लगता है। सबने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो जब तक जी वो फोमो एक बार क्रिएट नहीं होगा, यूफोरिया नहीं बनेगी मार्केट में, तब तक करेक्शन नहीं आएगा। मैं तो अभी इस वाले कैंप में कि अभी एक बार जो है ना ऐसा माहौल बनेगा कि लोग कहेंगे देखा ये लोग बहुत हीरो बन रहे थे, अब बताओ 28,000 में निफ्टी खड़ा, अब बताओ आप। तो वो नहीं एक नहीं बार आना देखिए है। जो भी जी जी जो भी व्यू है, अगर ये देखिए ये व्यू फाइनलाइज होगा मंथली क्लोज के साथ। मंथली क्लोज हाँ, में क्या पैटर्न बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट तो अभी किया ही नहीं है। शॉर्ट तो हाँ, शॉर्ट का साइड का व्यू बनाएंगे, अभी तक तो वो व्यू बनाया नहीं है। बट अगले महीने अगर वो व्यू बना तो उसके स्टॉप लॉसेस भी होंगे, उसके टारगेट्स भी होंगे। वो ब्लाइंड व्यू नहीं होगा कि बस रेलगाड़ी के सामने खड़े हो गए और कटना है। ऐसा कोई व्यू हम कभी नहीं बनाते हैं। हर व्यू का हमेशा एक स्टॉप लॉस होता है निफ्टी पे, तो वो करना भी जरूरी है आपके लिए। और वो व्यू स्टॉप लॉस होने के बाद वो व्यू खत्म, उसके ऊपर सेंटिमेंटल होके कोई मतलब नहीं है हमारे लिए तो, लेकिन लोग हो जाते हैं। तो हम स्टॉप लॉस खत्म, व्यू खत्म, फिर अगला सौदा करेंगे। लोगों ओके। को ये समझना चाहिए कि अगला व्यू देंगे, सॉरी, वो सौदा तो आपने करना है, हम तो व्यू दे रहे हैं। तो उस समय हम अगला व्यू देंगे। बट फिलहाल जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक ये मान के चलें कि अगर ये मंथली क्लोजेस खराब आए, जो कि अभी तो मुझे लग रहा है कि आएंगे, सो लेट्स सी। आई थिंक 5 दिन बचे हैं, 5 वर्किंग डेज हैं। मंथली क्लोज होने के बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग व्यू बनाएंगे। तब तक नेक्स्ट वीक इज वेट एंड वॉच। ये जो आपने प्रॉफिट जो ब्रेकआउट था उसके प्रॉफिट्स बुक कर देने चाहिए, ये मेरा व्यू है। 25-100, 25-300 वाली रेंज के बाहर बाजार नहीं जा पा रहा है। बाद में 100-200 पॉइंट ऊपर गया तो मुझे उतना नहीं कमाना है। मान के चलिए मैं कहता हूँ 100-200 पॉइंट ऊपर के आपको छोड़ने, कुछ तो आपको प्याले में भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक खड़े रहेंगे, तो कभी भी निकल नहीं पाएंगे मार्केट से, ना तो ऊपर ना तो नीचे। लास्ट के कुछ चंद दिन औरों के लिए भी छोड़ने चाहिए। करेक्ट। और मार्केट जो कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। और ये शो जो है ना आपके एजुकेशन के लिए, आपको समझने के लिए, हमको सुन के तो आप ट्रेड डालने ही मत, वरना गलत पड़ जाओगे आप। जी क्योंकि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको केवल एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या क्या सिनेरियो प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो उसमें सरवेन जी या मैंने जो बात कही है उसको रखिए, ट्रेड आप करिए तो अपने मन से करिए। इसीलिए लगातार हम आपको ये कोशिश करते हैं। और अगर चल जाए मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, जी बड़ी खुशी की बात होगी कि मार्केट चल जाए। नहीं चले दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बार मुझे किसी ने लिखा कि जब मार्केट गिरता था बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा ये तुमने गलत लिखा, मैं नाचने लगता हूँ जब मार्केट गिरता है, क्योंकि तब मुझे मौका मिलता है एंट्री करने का। मैं बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाली बात, मार्केट चल गया, आप नाचने लगे, क्या मिला आपको? खामखा दूसरे की तेजी में आप खुश हो रहे हैं। मार्केट गिरे तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा अब मेरे को मौका मिला है कि आप एंट्री करेंगे। इसलिए जब मार्केट गिरे तो उसको भी सेलिब्रेट करिए। तेजी में सेलिब्रेट करके आप सिर्फ मतलब क्या कहें, अब उसको वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता। गिरने पे आपका फायदा है कि मार्केट ने 10% मार्केट कल गिर जाए तो आपके लिए समझ लिया आपके भाग्य खुल गए कि आप अपना पैसा लगा देंगे उसमें। और मार्केट अगर 10% ऊपर चला गया तो आप सिवाय देख के उसको मन में सोचने की सिवा कुछ नहीं कर सकते आप। तो जी जहां कर सकते हैं खुश होइए ना जी। नहीं नहीं, इस पे मैं ऐड करूंगा, बहुत छोटी सी एनेक्डोट है, लोग समझेंगे। देखिए 1000 वाला निफ्टी का बेस पकड़ के चले तो आज सपोज 26,000 है, 25,000 पॉइंट निफ्टी चला है। लेकिन इन 1999 2000 के बाद से जहां से वो 980,000 से जहां से निफ्टी चला है, अगर वहां से आप ब्रॉडली मोटा मोटा भी स्विंग्स जोड़ेंगे, खाली डेली चार्ट पे कि ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, अगर आप ऐसे मेजर स्विंग्स को भी खाली जोड़ेंगे तो आई थिंक 75,000 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट है निफ्टी में। तो अगर आप प्योरली बाय एंड होल्ड होते कि मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैं 20 साल तक खड़ा रहूंगा, तो आपके खाली 25,000 पॉइंट बने होते। लेकिन मौका था और 50,000 पॉइंट कमाने का, वो आपने गवा दिया। अगर आप थोड़ा लेवेज कर पाते तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे हाई आप पकड़ लेते, सारे आप लो पकड़ लेते, बट अगर आप वो कोशिश भी नहीं करेंगे तो यू आर मिसिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। 50,000 पॉइंट का मूवमेंट ऐसा है जो बाय एंड होल्ड वाले ने देखा ही नहीं, और एक टेक्निकल वाले ने उसको एटलीस्ट करने की कोशिश की। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसमें सही गए गलत गए, वो बात की बातें हैं। बट इफ यू डोंट इवन ट्राई, देन यू आर गोइंग टू मिस दैट 50,000 पॉइंट्स। मार्केट हमेशा जो आपको नेट मूवमेंट देता है ना, उससे 3 टाइम एक्चुअली चला होता है। तो अगर नेट मूवमेंट 25,000 पॉइंट का है तो आप मान के चलिए कि 20 साल में उसमें 75,000 पॉइंट्स का मूवमेंट रहा है।
तो आप उसका 10,000 पॉइंट या 20,000 पॉइंट भी कमाने की अगर एक्स्ट्रा कोशिश करते तो आज आप 25 नहीं कमाए होते, 35 कमाए होते या 40 कमाए होते। वही तो अल्फा जनरेट करने की सारी मारा मारी है, वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ व्हाई टेक्निकल्स इज, मैं फंडामेंटल्स की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं तो खुद फंडामेंटल एनालिस्ट था, बट टेक्निकल्स इन अ 20-year horizon can give you 3x more ways to earn money, 3x ज्यादा आपको मूवमेंट देगा या आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो क्यों ना करूं मैं उसको, जब मुझे दिख रहा है चार्ट के ऊपर कि टेक्निकल्स करने के बाद 3x ज्यादा कमाई हो सकती है, उसमें कितनी होगी वो बात की बात है, तो मैं उसको कोशिश भी नहीं करूं करने की, तो फिर तो गलत हो जाएगा सर। इसलिए मैं कहता हूं जो चीज, इसीलिए मैं फिर फंडामेंटल से टेक्निकल में इसीलिए आया कि मुझे लगा आई कैन बी एटलीस्ट 2x to 3x मोर इफेक्टिव लुकिंग एट चार्ट्स। उस दिन से फिर मैंने बैलेंस शीट पढ़ना बंद कर दिया, मैं तो खुद ही आईटी एनालिस्ट था करियर के स्टार्ट में। ओके, तो भैया आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, टेक्निकल एनालिस्ट बनिए या फंडामेंटल करिए, लेकिन जानकारी जरूर रखिए। सरवेन जी ने जो बताया उसको समझने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस एनालिसिस से बहुत कुछ लोगों ने सीखा होगा, और अगले 5 दिन 5 ट्रेडिंग सेशन हम लोग और देखेंगे। उसके बाद वीकली मंथली क्लोजिंग के आधार पर आगे की स्ट्रेटजी बनेगी कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सावधानी से ट्रेड करिए। उम्मीद करता है कि शो आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट करके लिखिए, हम लोगों ने जितनी बातचीत की उस पर लिखिए नीचे कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और लोगों को फायदा हो सके। तो अगला पॉडकास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही बोल के जा रहा हूँ, उसको जरूर देखें, उसको बिल्कुल ना मिस करें। अगला पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मंथली क्लोज का होगा और वो सब छुट्टी में जाने वाले होंगे, वो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीक वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू सो मच सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है, कितना हम लोगों की ये प्रयास में सफलता मिलती है।